गरीब ससुराल में दो फौजी बहू। प्रगति और सिया दोनों बहनें थी। उनका बाप दिलीप एक फौज में भर्ती था। अभी दिलीप की छुट्टियां चल रही थी तो इसलिए वो अपने परिवार के साथ ही था। आ जाओ सिया दीदी, खेलते हैं। लेकिन हम क्या खेलेंगे? देखो मेरे पास झंडा है और ये बैंड भी है। चलो हम इससे फौजी फौजी खेलते हैं। दोनों बहनों ने झंडे हाथों में लिए और उन्हें लेकर फौजियों की तरह चलने लगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोनों बच्ची इसी तरह नारे लगाते हुए खेल रही थी कि तभी वहाँ दिलीप आ गया। और बेबी डॉल्स क्या कर रही हो? पापा, हम बेबी डॉल्स नहीं, हम आपकी तरह फौजी हैं। अच्छा। हाँ, और हम इतने बड़े देशभक्त हैं कि हम अपने देश के लिए अपने प्राण भी दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर हिंदुस्तानी को ऐसा ही होना चाहिए। पापा, हम भी बड़े होकर असली के फौजी बनना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, फौजी बनना इतना आसान काम नहीं है। फौजी बनने का मतलब बस बॉर्डर पर जाकर रहना नहीं है, बल्कि अपने देश को दूसरे देशों के साथ समन्वय बनाकर रखना और बड़ी बातों दंगों को होने से रोकना भी है। और हमेशा अपने देश के लिए प्राण देने की भावना भी है। चाहे कोई भी देश तुम्हें कितना ही लालच क्यों न दे, लेकिन तुम हमेशा अपने देश के साथ वफादार रहो, ये मतलब है। और हमेशा अपनी मातृभूमि और तिरंगे का सम्मान करो। अब समझ आया? दोनों बच्चियां अपने बाबा की बात को बड़ी गौर से सुन रही थी। दिलीप उन्हें रोज ऐसे ही बातें बताता रहता था, जैसे कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर चुकी थी। इसी तरह देखते ही देखते दिन बीत गए और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। अब 2 दिन बाद 15 अगस्त है। न जाने पापा को छुट्टी मिलेगी या नहीं। दीदी, मैं भी पापा को याद करती हूँ, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करती है ना। दोनों बहनें अपने बाप को याद करती रहती थी। दिलीप जब इस बार घर आया तो उसने अपनी बेटियों का रिश्ता पक्का कर दिया और देखते ही देखते उनकी शादी का भी दिन आ गया। हमेशा खुश रहना मेरी बच्चियों। दोनों बेटियां विदाई के समय अपने माँ बाप से गले लगी और फिर अपनी ससुराल आ गई। प्रगति और सिया को लगभग सारे ही काम करने आते थे और साथ ही वो दोनों आदत की भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सभी उनसे उनकी ससुराल में बहुत खुश थे, सिवाय उनकी ननंद बिपाशा के। माँ, ये लीजिए, आज मैंने नाश्ते में प्याज के पराठे और गर्मा गर्म चाय बनाई है। तेरा शुक्रिया बहू। सुमन के ऐसा बोलते ही पास में बैठी बिपाशा बोल पड़ी। ऐसी ऊपरी हरकतों से तुम माँ का दिल जीतना चाहती हो? अरे मैं तुम्हारी असलियत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम दोनों दिल की जरा भी अच्छी नहीं हो, तो ये अच्छी बनने का नाटक भी छोड़ दो। तभी वहाँ प्रगति आ गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों बहनें अच्छी बनने का नाटक करती हैं? हाँ बताओ तो सही बिपाशा। हाँ बेटा, तेरी भाभियाँ तो इतनी प्यारी हैं, फिर भी तू इनसे ऐसा बर्ताव क्यों करती है? चुप करिए, ना जाने इन दोनों ने कौन सा जादू चला दिया है माँ आप लोगों के ऊपर। बिपाशा ऐसे बोलती हुई चली गई। दरअसल सभी घरवालों के मुंह से अपनी भाभियों की तारीफ बिपाशा को बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए वो उनसे ऐसी जली कटी बातें करती थी। ऐसे ही एक दिन, बिपाशा, क्या मुझे तुम अपना रुमाल दे सकती हो जो माँ ने तुम्हें दिया था? वो मुझे ना कहीं जाना है और मेरा रुमाल मिल ही नहीं रहा है। वाह, पहले मेरी माँ को मुझसे इतना दूर कर दिया। वो हमेशा तुम्हारी ही गुण गाती रहती हैं और अब चाहती हो कि मैं तुम्हें मेरी माँ का दिया हुआ रुमाल भी दे दूं? वाह, प्लीज मुझे गलत मत समझो बिपाशा, मेरे पास से चली जाइए। मैं आपको वो रुमाल हरगिज़ नहीं दूंगी। और हाँ, एक और बात, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, तो जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना कर लाइए। मुझे कहीं जाना है बिपाशा। ओहो, आपकी तो बिजनेस चल रही है। बिपाशा, तुम इस वक्त प्रगति को जाने दो, तुम्हारे खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी। रहने दो दी, वैसे भी अब देर हो चुकी है, अब तक तो वो दुकान बंद भी हो चुकी होगी, मैं ही बना देती हूँ। प्रगति और सिया को बिपाशा का ऐसे चिड़ा चिड़ा सा रहना अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन बिपाशा की नफरत जा ही नहीं रही थी। इसे यहाँ से अच्छे से साफ कर रही हूँ। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते 1 साल होने को आ रहा था और अब कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त थी। दीदी, 15 अगस्त आने वाला है, तो क्यों ना हम 15 अगस्त मनाने बाबा के पास चले? बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों बहनों ने इस बारे में अपनी सास से बात की। तुम्हारे बाबा कभी कभी ही तो फौज से आते हैं, तुम्हें उनसे मिलने जाने के लिए मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए तुम्हारे पास ये अच्छा बहाना है। चुप कर, हमेशा यही बातें अच्छी नहीं है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। फिर क्या था, सास से इजाजत मिल जाने पर दोनों बहनें 15 अगस्त के दिन अपने पापा से मिलने जाने लगी।
उन्हें अपने मायके जाने के लिए ट्रेन से सफर तय करना पड़ता। उन्होंने सुबह ही जल्दी से ट्रेन पकड़ी और वो उसमें सफर करने लगी। देख प्रगति, 15 अगस्त की वजह से स्टेशन पूरा तिरंगा हुआ पड़ा है। सही कहा दीदी, मुझे आज भी बाबा के शब्द याद हैं जो वो हमें बताती थी। सही कहा, अपने देश से प्रेम करने के लिए फौजी होना जरूरी नहीं है। हर देशवासी अपने देश का रक्षक और एक फौजी ही है। दोनों बहनें इसी तरह बातें कर रही थी कि तभी सिया को रेस्टरूम जाना पड़ा। उसके साथ प्रगति भी गई। अभी वो बस रेस्टरूम में गई ही थी कि तभी सिया को कुछ सुनाई दिया। जब उसने गौर से उस आवाज को सुना तो वो एक टाइम बम की आवाज थी जिसे वहीं रेस्टरूम में फिट किया गया था। दीदी, इतनी देर क्यों लग रही है? सिया ने दरवाजा खोला और प्रगति को सब कुछ बताया। हमें कुछ करना होगा दीदी, वरना आज वो दिन है जब हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। दोनों बहनों ने बम को ढूंढना शुरू किया और आखिर एक कोने में उन्हें वो मिल ही गया। उन्होंने जल्दी से ट्रेन में लगे लोगों को उस बात की जानकारी दी और सभी सतर्क हो गए। मैं 15 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी ट्रेन के दूसरे स्टेशन तक पहुँचने में भी समय लगेगा। इतने में तो ये बम ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बम को हम ही डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे वायर हैं। न जाने कौन सा वायर डिफ्यूज का होगा। सभी बहुत डरे हुए थे। बम के ब्लास्ट होने में बस 2 ही मिनट बाकी थे। शायद रेड, नहीं, ब्लू वायर। हम क्या करें? समय बीतता जा रहा था। आखिरकार अब बस 10 सेकंड ही बाकी थे। जय भारत माता। लाल, काट दो दीदी। सिया ने ऐसे बोलते ही लाल वायर काट दिया। सभी डरे हुए थे, लेकिन खुशी की बात भी थी कि धमाका होने से बच गया। हमने कर दिखाया दीदी। सभी लोग उनकी बहादुरी के लिए तालियां बजाने लगे और ये खबर कुछ ही देर में सभी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई और उन दोनों को सम्मानित किया गया। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है मेरी बच्चियों। आज तुमने अपने फौजी बाप का सिर और भी ऊंचा करवा दिया। अपनी भाभियों की बहादुरी देखकर अब बिपाशा को भी अपनी गलती महसूस हो गई थी। उस दिन के बाद से फिर कभी बिपाशा ने इतना बुरा बर्ताव नहीं किया और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। मोहित अपने घर में अपनी माँ, बहन और भाभी और बड़े भाई के साथ रहता था। उसका बड़ा भाई अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित बिल्कुल अनपढ़ गंवार था और खेती करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। माँ, आज खाने में क्या लेकर आना है? बेटा, तू अपनी जेब के हिसाब से ले आना। सब्जी तो इतनी महंगी हुई जा रही है। जो चीज सस्ती मिल जाए वही डाल लाना। सुप्रिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से शिवानी आई और बोली, मुझे कोई सस्ती सब्जी नहीं खानी है। देवर जी, अगर लाना ही चाहते हो तो टमाटर और पनीर ले आओ। आज मैं उन्हीं से कुछ बना लूंगी। भाभी, लेकिन टमाटर और पनीर तो दोनों बहुत महंगा है। अगर मैं वो लेकर आया तो मेरे महीने के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं तो जानती थी कि आपके पास कोई ऐसा ही जवाब होगा। जब कुछ लाना बस की बात नहीं है तो पूछा मत करो। ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी? तो और क्या बोलूं? अरे देवर जी, आप अनपढ़ और भिखमंगे हो और ऐसे ही रहोगे। मैं तो चली अपने पति के साथ कुछ बढ़िया खाने। आपको जो भी अवाल बवाल खाना हो वो बनाना और खा लेना। शिवानी अपने पति संजय के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। संजय पढ़ा लिखा था, इसलिए उसके पास अच्छी खासी नौकरी थी, जिसकी वजह से उसकी कमाई भी अच्छी थी। उसके पास गाड़ी थी और कीमती चीजें, लेकिन वो अपने घर वालों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। जहाँ एक तरफ संजय अपनी पत्नी को सोने के जेवरों में लपेट कर रखता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ, जिसने उसे इन सब के लायक बनाया था, उसके तन पर साड़ी भी फटी पुरानी थी। लेकिन संजय को ये सब दिखाई नहीं देता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। शिवानी अपने ससुराल वालों, अपनी ननद, देवर को बहुत ज्यादा सुनाती रहती थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाभी। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। बेचारी तारा उदास होकर बाहर आ गई। तारा का मुंह देखकर मोहित बोला, तूने मुंह काहे लटकाया हुआ है? कुछ नहीं। भाभी की वजह से? देख, तू उनकी बात का बुरा मत माना कर। वो हमसे बड़ी है और अगर वो हमसे एक दो बात कह भी देती है तो कोनो बात नहीं। भैया, अब जल्दी से हंस कर दिखाता हो। मोहित तारा का मूड सही करके अपने खेत पर चला गया। खेत पर जाते ही वो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी उगाई गई सारी फसलें खराब हो चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी फसल को कुचल दिया हो। अरे नहीं, अरे ये क्या हो गया? अरे मेरी फसल तो पूरी बर्बाद हो गई। मोहित परेशान था कि तभी पास में किसानी करने वाला एक किसान मोहित के पास आया और बोला, अरे भाई,
अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी, लेकिन न जाने कम बखत 2 सांड भागते हुए आ गए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमने उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन फिर भी तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो ही गई। वो किसान मोहित को सारी बातें बताकर वहाँ से चला गया। मोहित मुंह लटकाकर रोता हुआ अपने घर आ गया। उसके आंसू खेत की मिट्टी पर गिर रहे थे। जहाँ जहाँ भी मोहित के आंसू गिरे वहीं पर छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो गए, लेकिन मोहित ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और वो उदास होकर घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई और भाभी अपनी गाड़ी में कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो चुप कर गंवार कहीं का, मेरे मुंह मत लगना। बेटा, तेरा भाई अपनी बीवी के लिए हम सभी को छोड़कर जा रहा है। भैया क्या ये सच है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अब और तुम गंवारों के साथ नहीं रह सकता हूँ। तुमने मेरी बीवी की जिंदगी एकदम खराब करके रख दी है। अब मैं और शिवानी शहर में रहेंगे। लेकिन भैया अभी घर में हमारी छोटी बहन है, माँ है, क्या आपकी इनकी तरफ कोनो जिम्मेदारी नहीं बनती है? मेरी फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, ऐसे में मैं कैसे सब कुछ संभालूंगा? मुझे क्या पता, तुझे जैसे भी करना हो तो देख लेना, मैं तो चला। लेकिन हुआ क्या है? मैं बताती हूँ भैया। भाभी जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। बोल रही है कि मैंने इन्हें धमकाया है कि ये भैया को छोड़ दे, इसलिए भैया नाराज है। तारा, मेरी बीवी झूठी नहीं है, ये बात तू कान खोलकर सुन ले। तू मुझसे छोटी है इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया, वरना अगर तेरी जगह कोई और होता ना, समझ ले। तो आप क्या करते भैया? आपको अगर जाना है तो जाइए। इस तरह मेरी माँ बहनों पर झूठे इल्जाम लगाने का आपको और आपकी बीवी को कोनो हक नहीं है। हाँ हाँ, हम जा ही रहे हैं। चलिए जी, मैं अब इन गवारों के साथ एक पल को भी नहीं रह सकती हूँ। शिवानी और उसका पति अपने परिवार को मुश्किलों में छोड़कर खुद शहर में चला गया। मोहित बहुत परेशान था कि अब वो अपने घर को कैसे चलाए, कैसे संभाले। उसने गांव वालों से पैसे उधार लेने चाहे, लेकिन सभी जानते थे कि उसकी फसल खराब हो चुकी है, तो उसे किसी ने भी पैसे नहीं दिए। रात के समय रोता हुआ मोहित अपने खेत पर पहुंचा, जहां सब कुछ उजड़ चुका था। हे भगवान, मेरे ऊपर ये मुसीबत कहां से आन पड़ी, अब मैं क्या करूंगा? मोहित रो ही रहा था कि तभी उसे कुछ परछाई सी दिखी, जिस पर बैंगन जैसा कुछ चमक रहा था। मोहित उसके पास गया और उसे देखने लगा। ये क्या है? उसने जैसे ही उसे करीब से देखा तो वहां पर एक बैंगन का बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे बैंगन लदे हुए थे। वो बैंगन इतने सुंदर थे कि वो चांद की रोशनी में बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। ये मेरे खेत में कहां से आ गया? मोहित उसे देख ही रहा था कि तभी जादुई बैंगन का पेड़ इंसानी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करता हूँ। तुम परेशान हो, मेरे बैंगनों को तोड़ो और अपनी मुश्किलों को हल करो। मोहित ने खुशी खुशी बैंगनों को तोड़ लिया। उसने जैसे ही बैंगनों को तोड़ा, वहां 2 गुने बैंगन आ गए। उन्हें देखकर मोहित हैरान रह गया। मेरे इन बैंगनों की यही खासियत है, ये टूटने के बाद भी उग जाते हैं और तुम जाओ अपने दिन बदलो। मोहित ने बैंगनों को तोड़ लिया और वो अगली सुबह उन्हें मंडी में बेचने निकल गया। अब बैंगन ले लो बैंगन, बस 10 रुपया में 2 किलो बैंगन। मोहित ने उन बैंगनों को बहुत ही सस्ते दामों पर मंडी में बेच दिया, जिससे उसे काफी अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। अरे वाह, इतने साते बैंगन! भाई साहब, मुझे पूरे 5 किलो बैंगन दो। मोहित ने सुबह से शाम तक काफी अच्छी खासी कमाई कर ली थी। अरे वाह, आज तो माँ और तारा को बढ़िया खाना खिलाऊंगा। मोहित अपनी कमाई में अपनी माँ और बहन के लिए खाना खरीद कर ले गया। देखते ही देखते जादुई बैंगनों से उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी और उनके दिन भी बदल गए। माँ, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तारा की शादी कर दूं। बहुत ही अच्छा विचार है, उस तरह तू अपनी जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो जाएगा। फिर क्या था, मोहित ने तारा के लिए एक अच्छे घराने का लड़का देख लिया और खूब सारा अच्छा खासा दहेज देकर अपनी बहन को विदा कर दिया। बहन की शादी करने के बाद मोहित ने अपने और अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और फिर वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा।